बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसमें हम ई और एम वैल्यू देखेंगे, यानी कि ई और एम वैल्यू की कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे। अगर मैं एक अल्फ़ा और एक प्रोटॉन को सेम मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी और बी को मैं कर रही हूँ वेलोसिटी को कांस्टेंट, फिर किस तरह से फाइंड करना है। फिर ये जो भी उसका जो रेडियस होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके चार्ज के। तो पहले अल्फा नीचे प्रोटॉन, मास डायरेक्ट है तो अल्फा प्रोटॉन, ये इन्वर्स है, पहले प्रोटॉन फिर अल्फा। तो इसका मास क्या है 4, और प्रोटॉन के जो मास है वो 1 ही होता है, वो एम ही आ जाएगा। और अगर प्रोटॉन का चार्ज है वो क्यू है, इसके ऊपर जो हीलियम जो है अल्फा पार्टिकल मेनली हीलियम होता है, इसके ऊपर चार्ज 2 होगा, तो ये क्यू क्यू से एम से, और 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो ये 2:1 आ जाएगा। अगर मैं कहूँ कि वेलोसिटी की बजाय है वोल्टेज कांस्टेंट, तो आप यूज़ करेंगे ये वाला फार्मूला 2 वोल्टेज ओवर बी स्क्वायर आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आर स्क्वायर होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसके, क्योंकि ये नीचे है ना, इसीलिए यहाँ इसके डायरेक्टली जो नीचे होगा उसके डायरेक्टली, जो ऊपर होगा उसके इन्वर्सली। तो मास आ जाएगा डायरेक्टली के लिहाज से, और ये क्यू आ जाएगा इन्वर्सली के लिहाज से। इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ पर पुट कर दें 4, यहाँ एम, यहाँ क्यू, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर क्यू ही होता है, वो अभी बात हो चुकी है। और इसके जो ये आ जाएगा 2 क्यू, क्यू क्यू से एम से कट, और 1 2, तो ये अंडर रूट के अंदर 2:1 आ जाएगा आंसर। यानी कि चीज़ों की कांस्टेंट के लिए यहाँ से देखना, आपने ये नहीं अंधाधुंध जो मिल रहा है उसे पुट करना है, ये पहले दिमाग खोल के देख लेना है कौन सी चीज़ कांस्टेंट कर रहे हैं, फार्मूला हर चीज़ बदल सकती है। नेक्स्ट आता है साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। ये क्या होता है? ये ई ओवर एम वी बी आर, यहाँ पर वी ओवर आर जो होता है ये एंगुलर मोशन का ओमेगा, यानी कि ठीक है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ 2πf आप पुट कर दें, क्योंकि ओमेगा 2πf के इक्वल होता है, यहाँ से आप एफ निकाल सकते हैं। वो किस तरह से आ जाएगी? वो आ जाएगी बी उधर चला जाएगा, ठीक है, ये सारा नीचे आ जाएगा 1/2π ई बी ओवर एम। टाइम पीरियड इसके ऑपोजिट होगा, क्योंकि टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी के ऑपोजिट होता है। 2πm ओवर ई बी आ जाएगा। मूविंग चार्ज अगर वो पोजेस कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो तब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दोनों होंगे। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ जो है वो विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रहा है, तो सिर्फ वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास वेलोसिटी सिलेक्टर। ये क्या चीज़ होती है? ये होती है कि इसके अंदर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सेम, फोर्स दोनों की सेम होती है। एक पॉइंट अगर एक चीज़ मूव कर रही है, उसके अंदर दोनों फोर्सेस जो है वो एक्ट करती हैं, उन दोनों को कर लेना इक्वल, उनके क्यू क्यू देने काट, वेलोसिटी आपने अलग करके ई और बी। वेलोसिटी सिलेक्टर के लिहाज से अक्सर जो है वो पूछ लेते हैं, ई दे देते हैं, बी दे देते हैं, या अक्सर जो है वो मेजरमेंट के चैप्टर में से जो है वो एमसीक्यूज बनाने के लिए ई और बी बराबर कर देते हैं किस यूनिट के, तो वो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी के बराबर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टॉर्क। यहाँ एक डायग्राम दिखाई गई है। अब यहाँ मैं अप्लाई करने लगी हूँ, यहाँ पर बिल्कुल जो है यहाँ पर मैं पाम रूल अप्लाई करने लगी हूँ। मैं अपनी फिंगर रख रही हूँ नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ मैंने अपनी फिंगर रखी, ठीक है, और यहाँ से करंट डाउनवर्ड है। ये देखिए करंट जो है यहाँ से डाउनवर्ड है, करंट के लिए मैंने डाउनवर्ड, फोर्स कहाँ को लगेगी? ऊपर को। लेकिन अगर मैं यही चीज़ जो है वो यहाँ अगले पर अप्लाई करने लगूँ, अगले पर देखिए, अगले पर ये देखिए फिंगर्स मैंने अपनी रखी नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, और मैं करंट की डायरेक्शन भी अपना रख रही हूँ अंगूठा, और ये फोर्स जा रही है डाउनवर्ड, ठीक है। इस लिहाज से आप देख सकते हैं यहाँ पर फोर्स आउट ऑफ द पेज है, यहाँ इनटू द पेज है, और यहाँ पर इन दोनों पर फोर्स लग रही है, क्योंकि ये दोनों जो है ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जा रही है ना दोनों सी डी और ए बी, वो चाहे उसको ए के बराबर कहा है, लेकिन वहाँ पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी, सिर्फ फोर्स यहाँ और यहाँ एक्ट करेगी, वो बराबर होगी आई एल बी साइन थीटा के। टॉर्क हमें पहले ही पता है एफ ए के बराबर होती है, या एफ आर या कोई भी आप यूज़ कर लें। मैंने यहाँ इसको आर कहा, ए कहा है, इसलिए मैं ए यूज़ कर रही हूँ। तो एफ की जगह आप जो है वो पुट कर दें आई एल बी, और ए इसी तरह से एल और ए, स्मॉल ए और एल, यानी कि ये ए है जो कि है विड्थ, और ये एल है जो कि है लेंथ। तो ये ए और ये वाला एल जब यहाँ मिलेंगे तो ये बड़ा एरिया बन जाएगा। तो आई ए बी, 7 नंबर ऑफ टर्न्स के लिए एन, एन आई ए बी, यानी कि नायाब। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। और ये कोस थीटा क्यों लगा है? देखिए एक फोर्स लग रही है यहाँ, एक फोर्स लग रही है यहाँ, ये फोर्सेस खुद ही वाई एक्सिस के ऊपर है, और मैंने टॉक के अंदर ये बताया था कि सिर्फ वही कंपोनेंट इफेक्टिव होगा जो कि परपेंडिकुलर होगा फोर्स के। तो यहाँ पर ये तो खुद उसके पैरेलल जा रही हैं, तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ना वो है कोस कंपोनेंट, क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर तो खुद स्टैंड कर रही है। जो वेक्टर खुद ही वाई एक्सिस के ऊपर हो, खुद ही वाई कंपोनेंट के ऊपर हो, उसका वाई कंपोनेंट होगा 0, और वहाँ पे एक्टिव कंपोनेंट कौन सा का? कोस। नो डाउट टॉक के लिए ज़्यादातर साइन थीटा यूज होता है, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि जब आपने टॉक अप्लाई करना है आपने ये देखना है कौन सा कंपोनेंट परपेंडिकुलर जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सी आर ओ।
ये जो है वो CRO क्या है, ये कोई करंट ड्रा नहीं करता एक्चुअली, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज के लिए। बहुत ही वर्सटाइल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है ये, हाई स्पीड फ्लोटिंग ग्राफ। फिलामेंट जो कि कैथोड को करता है, हीट देता है। उसके बाद ये ग्रिड है, कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को। 3 एनोड से गुजरते हैं, एनोड के बाद वो जाते हैं एक्स प्लेट, जो कि उसको एक्स एक्सिस में रखती है हॉरिजॉन्टल, और ये उसको रखती है वर्टिकल, और यहाँ स्क्रीन पे जाके डिस्प्ले हो जाता है। ये एक्स एक्सिस की वजह से साटूथ ब्रीच आती है स्वीप या टाइम बेस्ड जनरेटर की वजह से। साइनोसाइडल जो है वाई कंपोनेंट की वजह से आती है। एक वेव इस तरह से आती है, एक इसकी बिल्कुल ऑपोजिट आती है। दोनों के दरमियान फेस कितने का होता है, 180 का। ठीक है, यहाँ तक होता तो 90 180 का फेस। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करता है सिर्फ करंट को। प्रिंसिपल इसका सिर्फ टॉर्क वाला ही है, NiAB cos थीटा। यहाँ पर जो सॉफ्ट आयरन डी है ना, सिलेंडर, ये देता है मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग भी बनाता है और उसे बनाता है रेडियल। ठीक है, ये नॉर्थ टू साउथ, ये कॉइल है, ऊपर मिरर है। ठीक है, डिफ्लेक्टिंग कपल जो यहाँ पर होता है उसे कहते हैं NiAB नैब। ठीक है, हुक्स लॉ नेक्स्ट आ जाता है। हुक्स लॉ के लिए जो है मेन प्रिंसिपल ये है कि जो इस कपल को, इस टॉर्शनल कपल को रिस्टोर करेगा, उसे इस टॉर्शनल कपल को जो है वो यूनिट ट्विस्ट में लेके आएगा, उसे कहेंगे रिस्टोरिंग टॉर्क। रिस्टोरिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था थीटा के। उस प्रोपोर्शनल को खत्म करने के लिए कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट एक्चुअल में टॉर्शनल टॉर्क होता है। तो रिस्टोरिंग टॉर्क ओवर टॉर्शनल टॉर्क बराबर होगा थीटा के। मेनली यहाँ पे जो टॉर्क डिफ्लेक्शन करवाता है और जो रिस्टोरिंग होता है ये बराबर होते हैं। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मैं आगे बता चुकी हूँ, NiAB, और रिस्टोर टॉर्क अभी हमने निकाला है टॉर्शनल इंटू थीटा। अब यहाँ पर अगर मैंने करंट फाइंड करना है, क्योंकि अभी इसका काम क्या है, सिर्फ डिटेक्शन ऑफ करंट, तो NAB सारा उधर चला गया, BAN, और ऊपर C थीटा इस तरह से आ गया। अगर मैं कहूँ कि ये बहुत स्मॉल हो जाएगा तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा थीटा के, प्रोपोर्शनल। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसको स्मॉल करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसको स्मॉल करने के लिए अगर मैं इसका कहूँ कि इसका आंसर होगा x, तो वो x इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके इन्वर्सली। ये आंसर छोटा कब होगा, जब ये वैल्यूज बड़ी होंगी इन्वर्स वाली, तब ये छोटा होगा, या ये छोटा होगा, या C छोटा, या जो उसके इन्वर्स वैल्यूज जा रही हैं वो बड़ी हो जाए। ठीक है, इससे जो है ये, इसको आप सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर से भी कंपेयर कर सकते हैं कि यानी कि इतना माइक्रो एम्पियर कब होगा, जब ये C कम होगा, B जो है ये ज़्यादा होगा। और मेनली मुझे ये भी पता है कि जो टॉर्शनल टॉर्क है ये D/L, डायमीटर ओवर लेंथ होता है। तो यहाँ पर x को छोटा करने के लिए हमें D को भी छोटा करना होगा, और उसके जो नीचे L है इसको बड़ा करना होगा, लेंथ को ज़्यादा करना होगा, यानी कि यहाँ पर जितनी लेंथ है उससे ज़्यादा लेना होगा। इसकी 2 टाइप्स है, एक लैंप एंड स्केल गैल्वेनोमीटर, एक PVT टाइप। लैंप एंड स्केल में 1 मीटर के ऊपर जो मिरर होता है, वहाँ मिरर से जो है डिफ्लेक्शन होती है टुवर्ड स्केल, और वो बताता है कितना है। PVT के अंदर दो जो है वो एल्यूमिनियम के राउंड पॉइंटेड होते हैं, और वो इसकी डिफ्लेक्शन बताते हैं। गैल्वेनोमीटर में एक अनस्टेबल भी आ जाता है गैल्वेनोमीटर, एक स्टेबल और डेड बीट भी आ जाता है। जो अनस्टेबल होता है, ये जो है कॉइलिंग जब हम स्टॉप करते हैं फौरन से स्टॉप पे नहीं आता, ये पहले ऐसे करता रहता है, फिर स्टॉप पे आता है। जो स्टेबल और डेड बीट होता है ना, इसको जैसे स्टॉप करते हैं वैसे ही हो जाता है स्टॉप। अगर गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना हो एमीटर के अंदर, फिर क्या करना होगा, फिर हमें एक शंट जो है वो रेजिस्टर उसको लगाना होगा पैरेलल गैल्वेनोमीटर के। ठीक है, अब ये जब हम इस तरह लगाएंगे तो ये पूरा क्या कहलाएगा, एमीटर। फिर हमने इस एमीटर को लगाना है सीरीज में। सीरीज में क्यों लगाना है, क्योंकि इसने मेजर करना है करंट। सीरीज में इसलिए लगाना है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा करंट और सेम करंट रहता है सीरीज के अंदर। इस तरह हम ये शंट रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फाइंड आउट करने का क्या तरीका होता है, IG RG यानी कि पूरा V ओवर I जो इससे पास कर रहा है शंट, ये शंट रेजिस्टेंस इससे जो करंट पास कर रहा है, वो मैंने आगे भी कहा था जिसका करंट फाइंड करना होता है उसमें से दूसरे को माइनस करना है। I ओवर I माइनस IG, गैल्वेनोमीटर वाला माइनस हो जाएगा इसमें से, क्योंकि हम फाइंड कर रहे हैं इसका शंट का रेजिस्टेंस। तो ऊपर क्या आ गया, V ओवर I मैंने शंट वाला पुट कर दिया, V अब कौन सा पुट करना है, जो कि गैल्वेनोमीटर का है, IG RG। ठीक है, इस तरह से शंट रेजिस्टेंस फाइंड हो सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है वोल्टमीटर, यानी गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है वोल्टमीटर के अंदर। इसके लिए क्या करना होगा, एक जो है इन्फिनिट रेजिस्टेंस क्यों लेनी है हमने, उसको सीरीज में पुट करना है। क्यों करना है सीरीज में, इन्फिनिट क्यों लेनी है, क्योंकि इन्फिनिट इसीलिए लेनी है यहाँ पर हमने, ताकि यहाँ से करंट ना गुजरे। अगर यहाँ करंट गुजर गया, वोल्ट मीटर की रीडिंग बदल जाएगी, वोल्टेज बदल जाएगा। वहाँ हम थोड़ी रेजिस्टेंस क्यों लेते हैं, शंट रेजिस्टेंस क्यों लेते हैं, क्योंकि वहाँ हमें चाहिए होता है ज़्यादा करंट। जितना ज़्यादा अच्छे से करंट पास होगा उतनी ज़्यादा मेजरमेंट आएगी। अगर हम वहाँ पर हाई रेजिस्टेंस ले लेंगे तो वो रेजिस्टेंस करंट पास ही नहीं होने देंगी, तो रीडिंग क्या खाक आएगी। यहाँ पर हम लेंगे हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस क्यों लेंगे, ताकि वो हाई रेजिस्टेंस जो है वो वहाँ से करंट को पास ना होने दे, वो अच्छे से जो है वो हमें वोल्टेज की
मेजरमेंट करके दे दे। फिर इसको पैरेलल में क्यों कनेक्ट करना है? जब ये पूरा तैयार हो गया, इसको किसी की मेजर करने के लिए इसे पैरेलल में क्यों लगाना है? क्योंकि पैरेलल के अंदर वोल्टेज रहता है सेम। इस तरह से जो है वो हम इसका भी RH भी फाइंड कर सकते हैं, V ओवर IG माइनस RG। ये फार्मूलाज इंटरमिक्स नहीं करने, अगर ये आए तो इसको आपने जो है वो अप्लाई कर लेना है। नेक्स्ट आ जाता है ओहम मीटर। गैल्वेनोमीटर को करना है ओहम मीटर के अंदर। इसके लिए हम सब शंट रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस लेंगे, ना हाई ना लो, वेरिएबल। बैटरी और गैल्वेनोमीटर को लगाएंगे सीरीज में, और जो फाइंड करना होगा उसे लगाएंगे इस तरफ। ये अगर तो फुल डिफ्लेक्शन आ रही है, अगर यहाँ गैल्वेनोमीटर शो कर रहा है फुल डिफ्लेक्शन, इसका मतलब ये है कि करंट बहुत ज़्यादा गुजरा है। बहुत ज़्यादा करंट गुजरा है का क्या मतलब? रेजिस्टेंस है 0। और ये कंडीशन कब होती है? जब सर्किट हुआ होता है शॉर्ट। अगर सर्किट हो जाए शॉर्ट तो वहाँ से करंट गुजरता है बहुत ज़्यादा और रेजिस्टेंस हो जाती है 0। अगर ये गैल्वेनोमीटर कोई भी रीडिंग नहीं शो कर रहा है, नो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इसका मतलब यह है कि सर्किट है ओपन, यानी कि करंट वहाँ से नहीं रहा है गुजर, और वहाँ रेजिस्टेंस क्या है? इन्फिनिट। और ये इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट करने के लिए हो सकता है, यानी कि इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही दो पॉसिबिलिटीज़ है, इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस भी इसके थ्रू जो है वो मेजर हो जाती है। एवोमीटर आ जाता है ऑल 3 in 1, यानी कि ये तीनों इसका V, इसका O, एवो, ये तीनों अगर एक के अंदर ही उसे कहते हैं एवोमीटर। आजकल तो डिजिटल मल्टीमीटर चल रहे हैं जिसके अंदर कोई ह्यूमन एरर नहीं होता, और जो आंसर होता है वो डेसिमल के अंदर होता है, और ये ज़्यादा जो है इफेक्टिव है। तो उम्मीद है आपको जो है इसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई पॉइंट समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।